हेलो वेलकम टू पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत। जब भी पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और हम इंडिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान या तो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर चुका है इंडिया में या तो करने वाला है। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमले किए जाते हैं इंडिया के ऊपर में और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर में कुछ एक्शंस लेने वाला होता है, तो फिर पाकिस्तान चिल्लाता है जोर से कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और हम इंडिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इससे इंडिया जो है वो पीछे हट जाता है, इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ी जो डॉक्ट्राइन में जो चेंजेस देखने को मिल रही है वो ये है कि पहले जैसा होता था अब वो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि पहले हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते थे, पर अब जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स है ना, उनके माइंडसेट वाला हमारे पास एक लीडर आ गया है जिसको धमकी बर्दाश्त नहीं होता है। बोलता है कि तुमको देना है दो, तुम एक शहर को टारगेट करेगा, तुम्हारे पास जितना शहर है हम सबको टारगेट करेंगे। और इसी वजह से अभी के टाइम पे जब असीम मुनीर के द्वारा यूएसए में, वही यूएसए जो डेमोक्रेसी का ठेका लेके रखा है, वही यूएसए जो पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने का ठेका ले रखा है, वही यूएसए जो पीस, नोबेल पीस प्राइज अपने मतलब प्रेसिडेंट को दिलाने का ठेका ले रखा है, वही यूएसए के अंदर पाकिस्तान जैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाला देश, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने वाला देश का जो आर्मी चीफ है वो इस तरह की हरकत करता है, वो इस तरह की स्टेटमेंट देता है जो कि इंडिया को थ्रेट तो पहुंचाने का काम करता ही है, साथ में पूरी दुनिया को ले डुबाने का काम करता है। इसको यूएसए जो है वो कैजुअली लेता है। तो फिर इस चीज को लेकर के हमारे देश में बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आज से, कुछ दिनों से जो है वो कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कुछ डिफेंस एनालिस्ट जो हैं, वो इस तरह की चीजों के लेकर के जो है वो बात कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान का पहले आइडियोलॉजी था कि हम जो है वो न्यूक्लियर धमकी देंगे और इंडिया जो है वो रुक जाएगा, अब तो इंडिया रुक नहीं रहा है। तो क्या पता फ्यूचर में सच में जिस तरीके का पाकिस्तान वल्नरेबल देश है वो इंडिया के ऊपर में सच में न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो गिरा दे। तो अगर क्योंकि पाकिस्तान गिरा सकता है, और ऐसा फॉर्मर जो वहां के डिफेंस एनालिस्ट हैं, आप देख सकते हैं, फॉर्मर वहां के जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड के जो हेड थे, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान किस कंडीशंस में जो है वो अटैक कर सकता है। तो फिर तब यहां के लोग कह रहे हैं कि यहां के जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि जो पाकिस्तान हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करे, हम पाकिस्तान को खत्म कर दें। क्योंकि मानते हैं हम कि हमारा नो फर्स्ट यूज वाला पॉलिसी है, लेकिन इस नो फर्स्ट यूज वाले पॉलिसी से क्या इंडिया को बेनिफिट मिल रहा है? क्या इंडिया को बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और इंडिया ने इस नो फर्स्ट यूज वाले पॉलिसी को अडॉप्ट क्यों किया था? इसके पीछे क्या कारण थे? क्या बेनिफिट मिलने थे इंडिया को जो नहीं मिल रहा है? और हमें अगर पाकिस्तान के ऊपर में न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि संभावना है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर में कर दे। तो क्या ऐसी संभावना रही है और क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इंडिया को इस तरह के कदम उठाने चाहिए? आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, इसीलिए यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं यहां पे आपको पूरी की पूरी जो आइडियोलॉजी रही है पाकिस्तान की, वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी रही है, यह कितना बड़ा एक तरीके का स्कैम था, यह मैं आपको यहां पे बताऊंगा। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले समझना होगा हमें कि जो पाकिस्तान है उसके पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमने देखा है कि अब पता नहीं क्यों पर इंडिया का जो भी हमारे पॉलिसी रहे हैं, गांधीयन पॉलिसी और नेहरूवियन पॉलिसी, वो हमारे देश में तो हेल्प किया है हमारे देश को आगे बढ़ाने में, लेकिन इससे जो बाकी दुनिया है वो इंडिया को सॉफ्ट स्टेट समझ लेती है, चाहे वो चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो। अब पाकिस्तान को देख लीजिए, पहले इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान इतना ज्यादा कमजोर नहीं हुआ करता था, तो पाकिस्तान हमारे ऊपर हमेशा एग्रेशन करता था, चाहे वो 1948 हो, चाहे वो 1962 वॉर में जब चाइना ने हमें हराया, फिर 1965 में पाकिस्तान की इतनी हिम्मत होगी कि पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया। उसके बाद फिर 1971 में हो, पाकिस्तान के द्वारा एस्केलेट किया गया। 1998 का टाइम हो जब परवेज मुशर्रफ के द्वारा ये अग्रेशन किया जाता है। तो इससे हमने देखा है क्या देखा है हमने ये देखा है कि हमेशा पाकिस्तान हमें सॉफ्ट समझता है। पाकिस्तान को हमें लगता है कि भैया इंडिया जो है वो अग्रेशन करेगा नहीं, इसीलिए हम अग्रेशन करते हैं। और उसके बाद हमने बाद में जाकर के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी अपना लिया, जिससे पाकिस्तान को तो ये गारंटी लगने लगा कि भाई इंडिया ने तो बोल दिया ना कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब पहले नहीं दागेंगे, तो हमारे पास तो चांस है। इसीलिए पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है, चाइना हमारे साथ इस तरह की हरकत करता है। तो इसीलिए वापस से ये मुद्दा जो है फिर से डिबेट का हिस्सा बनते जा रहा है कि क्या हमें इस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को छोड़ना होगा। देखिए, क्योंकि जो इंडिया का आइडियोलॉजी रहा है न्यूक्लियर माइंडसेट को लेके और पाकिस्तान का रहा, वो बहुत चेंज है। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन को डेटरेंस की तरह नहीं देखता है। पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब को एक वेपन की तरह देखता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आया तो हम इसको वेपन की तरह यूज करेंगे। इंडिया क्या बोलता है? इंडिया बोलता है कि भाई हम इसको डेटरेंस की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब कि अगर हमारा देश का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है
तब जाकर के जो है हम इसका यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। हमारे ऊपर अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन का यूज करता है तब जाकर के हम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो इसको एक वेपन की तरह देखता है, एक इसको डायलॉग की तरह देखता है, किसी से अपना काम करवाने में, और यही चीज जो है वो यूएसए में जाकर के भी करता है और अभी पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन समझिए, गौर से समझिएगा कि कारगिल वॉर होता है। हमने देखा है कि जब कारगिल वॉर होता है, परवेज मुशर्रफ के द्वारा जब कुछ मिलिटेंट्स को, कुछ पाकिस्तानी ट्रुप्स को इंडिया भेजा जाता है, मतलब कश्मीर साइड में, जिसमें उनको एक एनएच नेशनल हाईवे को कैप्चर करना था जो कि सियाचिन को इंडिया से जोड़ रही थी, तो वो भेजते हैं। फिर हमने ऑपरेशन विजय चलाया और पाकिस्तानी ट्रुप्स को चमका दिया आराम से। उसके बाद क्या होता है भाई, पार्लियामेंट अटैक किया जाता है। पार्लियामेंट अटैक में हमने देखा है कि कैसे हमारे दिल्ली जैसे, जो कि कैपिटल है इंडिया का, डेमोक्रेसी का जो सेंटर है, वहां पर अटैक किया जाता है। उसके बाद बात की जाती है कि भैया हमने जो है वो ऑपरेशन पराक्रम चलाया जाएगा, बहुत हो गया। तो ऑपरेशन पराक्रम में जो है हम ह्यूज जो हमारी ट्रूप्स है, हमारा जो टैंक्स है, हमारा जो वेपन है, वो पाकिस्तानी बॉर्डर्स पे उतार देते हैं। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा सिचुएशन होता है जिसकी वजह से हम इस ऑपरेशन पराक्रम से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर में अटैक लास्ट मोमेंट पे जाके कैंसिल कर देते हैं। इस ऑपरेशन पराक्रम के बारे में आपको जानने की जरूरत है और आपको जानना भी चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर मैं एक फुल फ्लेजेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब देखिए, कारगिल वॉर होता है जिसमें ये बता दिया जाता है, ये दुनिया को पता चल जाता है कि भैया देखो, जो इंडिया है और जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर की, क्योंकि 1999 से पहले ही जो है वो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुका था, इंडिया के पास भी आ चुका था। तो 1919 में जब कारगिल वॉर होता है, जब इंडिया पाकिस्तान दोनों एक साथ युद्ध करते हैं, तो इससे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि, और स्पेशली पाकिस्तान को पता चल जाता है कि भाई ऐसा नहीं है कि अब युद्ध होगा नहीं। क्योंकि जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आया था पहली बार, तो फिर हुआ था कि अब न्यूक्लियर, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कभी युद्ध नहीं हुआ। लेकिन 1919 में इस चीज को दिखा दिया गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब होने के बावजूद भी हम कन्वेंशनल वॉर जो है वो पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान को ये पता चल गया कि इंडिया जो है वो कन्वेंशनल वॉर में हमें हरा देगा, और न्यूक्लियर एस्केलेशन होने की भी संभावना नहीं आएगी। ये चीज हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ, फिर हमने जो है ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया, और जिसकी वजह से जो इंडिया को लगा, देखिए लास्ट में क्या होता है कि जब हमने इतना ज्यादा अटैक, मतलब पूरा प्लान किया था, अपने ट्रुप्स को मोबिलाइज किया था, पाकिस्तान के बॉर्डर्स के टाइम पे वेपन्स को रखा था, टैंक्स को रखा था, जिसकी वजह से हम इतनी बड़े ट्रुप्स को अगर लेके जाएंगे तो उसमें टाइम लगता है, और बहुत ज्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से यूएसए को पता चल गया। यूएसए जो है हमारे ऊपर प्रेशराइज करने लगा, और इधर पाकिस्तान भी अपने जो बॉर्डर्स हैं इसको भी प्रिपेयर कर लिया, जिसकी वजह से इंडिया को जो एक सरप्राइज अटैक करने का जो चांस था वो खो देता है। जिसकी वजह से इंडिया के पास भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है कि हमें फ्यूचर में जो है वो ऐसे स्टेप लेने होंगे जिसमें बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, और पाकिस्तान को जो है वो हम सबक भी सिखा ही दे। और इसी से जो आता है वो आता है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का, जो इंडिया का है कि भैया 48 से 72 घंटे में हम छोटे ट्रुप्स के साथ रैपिड तरीके से जो है वो हम पाकिस्तान को बजाएंगे। और इसकी वजह से जो पाकिस्तान है उसके जो भी हम टेरर बेसिस को हो गए, चाहे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स को जो है हम डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये क्या होगा कि हम स्मॉल स्केल अगर ये काम करेंगे ना, तो इससे क्या हो जाएगा कि बड़ा वॉरफेयर नहीं होगा, और फिर पाकिस्तान जो न्यूक्लियर रेड लाइन देता है वो न्यूक्लियर एस्केलेशन की बात भी नहीं आएगी। ऐसा इंडिया का ये स्टैंड बन गया था कि भैया पनिश करो पाकिस्तान को टेरर अटैक्स के लिए बिना किसी न्यूक्लियर एस्केलेशन के। अब इससे जो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अब पाकिस्तान जो है वो इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को बहुत चैलेंज की तरह देखता है। वो सोचता है कि यार इस ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है, इससे तो पाकिस्तान का थ्रेट जो है वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो तो खत्म ही हो जाएगा, फिर क्या किया जाए। तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो क्या करता है कि अपने बड़े बड़े जो न्यूक्लियर मिसाइल वो बनाया करता था, अब वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लगता है, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर बनाने लगता है वेपन्स, जिससे उनके हिसाब से कि अगर कल को इंडिया का आर्मी पाकिस्तान के बॉर्डर्स में घुसे टैंक्स लेकर के, तो हम अपने ही देश में इस न्यूक्स का यूज करके उन टैंक्स को बर्बाद कर दे। मतलब हमारा ही देश है, हमारा ही लैंड है, लेकिन इंडिया की आर्मी आई है तो हम उसके ऊपर में न्यूक से अटैक करेंगे, जिसकी वजह से जो इंडिया है उसको दोबारा सोचना पड़े। और इसी को उन्होंने नाम दिया था भाई, नजर करके था, इन्होंने इसका नाम दिया था, NASR करके जो है वो इसका नाम दिया था। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि भाई पाकिस्तान जब सब तरीके से फेल हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान के जो हमारे नहीं है, खैर जनरल खालिद किदवई हैं, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड के पहले फॉर्मर हेड रहे हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आपने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया था, अब देखिए न्यूक्लियर वेपन जो है वो बनाने के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। अब 1971 वॉर में हमने पाकिस्तान को जो है वो बहुत अच्छा झटका दिया था।
दो टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, जो कभी वो भूल नहीं पाएगा। 90,000 से ज़्यादा आर्मी, मतलब जो उनके मिलिट्री ट्रूप्स थे, उनको सरेंडर करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई, और इसी वजह से जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं वो पूरी दुनिया को कहते हैं, सामने में कहते हैं कि भैया हम घास खा लेंगे लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन बना के रहेंगे, क्योंकि उनका इंटेंशन न्यूक्लियर वेपन से वॉर को रोकना नहीं बल्कि इंडिया को रोकना था, इंडिया के ऊपर में अग्रेशन करना था। तो जब इनसे पूछा जाता है कि भैया आपने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं पर आप यूज उसको किस टाइम पे करेंगे, तो बोलता है कि भाई पाकिस्तान के सामने में कुछ रीजंस होंगे और उस रीजन में हम जो है वो रेड लाइन को जो है वो क्रॉस करेंगे, जिस रेड लाइन को क्रॉस करने का मतलब कि पाकिस्तान इस न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकता है। अब देखिए, जैसे इंडिया जो है अगर पाकिस्तान का लार्ज पार्ट कॉन्कर कर लेगा, मतलब क्या है, मतलब कि 1971 का रिपीटेशन, कि अगर हमने पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांटने की कोशिश की, जो कि ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया, उसके बाद अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान का लार्ज मिलिट्री जो है उसको अगर डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि हमने अगेन 71 में किया था, 1999 में किया था, उस टाइम पे हम कर सकते हैं। उसके बाद, और अगर इफ इंडिया इंपोजेज अ इकोनॉमिक ब्लॉकेड, मतलब क्या है इकोनॉमिक ब्लॉकेड का मतलब, कि अगर हमने कराची पोर्ट के ऊपर में कराची पोर्ट को चोक कर दिया, या फिर अगर हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको सस्पेंड ही रहने दिया और वहां की जो भी रिवर्स है उसको पाकिस्तान में जाने से रोक दिया, तो इस सिचुएशन में जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसके बाद अगर इंडिया, मतलब ऐसा इनका स्टेप है, कहना है कि अगर इंडिया की वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल डीस्टेबलाइजेशन होता है, मतलब क्या है, मतलब यही है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का राइज होना, मतलब यह है तहरीक तालिबान का राइज होना, मतलब यह है कि इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं वो अग्रेशन करना शुरू कर दे। तो इन सब की वजह से जो भी सिचुएशन बनेगा उस सिचुएशन में हम जो हैं वो इंडिया के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए सिचुएशन क्या है कि ऐसा नहीं है कि इमरान मुनीर के द्वारा पहली बार यूज किया गया, जब कई बार इससे पहले हमने देखा है कि शेख रशीद जो थे वो भी कह चुके हैं कि हमने जो है वो दिवाली के लिए नहीं रखा है। मतलब एक समझो ना कि हर जनरेशन में एक बेवकूफ़ ऐसा पाकिस्तान का मिलिट्री ऑफिशियल आता है जो कि इस तरह की स्टेटमेंट देता है। इमरान खान भी दे दिया था, शहबाज शरीफ भी देता है, और परवेज मुशर्रफ जो कि जिन्होंने पाकिस्तान में एक फेमस कू किया था और मतलब कारगिल वॉर के टाइम पे इनका सबसे बड़ा रोल था, इन्होंने तक कहा था कि भैया हम जो हैं वो कारगिल वॉर के टाइम पे न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करने ही वाले थे। सब कहता है न्यूक्लियर वेपन का यूज करने ही वाले थे पर किया नहीं। अब देखिए जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का वॉर होगा और एस्केलेट होगा और पाकिस्तान लूजिंग साइड में होगा, मतलब हारने ही वाला होगा, हमेशा हारेगा और हारने वाला होगा ही। उस सिचुएशन में क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। उसके बाद वो मीटिंग बुलाएगा, चाचा को फ़ोन करेगा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप हो गए जो भी इनके आस पड़ोस के दोस्त हैं उनको फ़ोन करेगा। पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, अब डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट तो पाकिस्तान अभी ले रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इंडिया के साथ जो यूएस से इतने साल से अच्छे रिलेशन बना रहा है वो इस डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो है वो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। रशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध है ही, चाइना के साथ हमारे अच्छे संबंध हो रहे हैं। जिस चाइना का उपयोग पाकिस्तान एक वेपन की तरह कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, अब उस चाइना के साथ अगर हमारे अच्छे रिलेशनशिप बन जाएंगे तो क्या चाइना इंडिया के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा, वो भी इस सिचुएशन में जब खुद चाइना यूएसए के साथ इन्वॉल्व होने वाला है ताइवान के युद्ध को लेकर के। तो उस सिचुएशन में चाइना पाकिस्तान के ऊपर में ऐसा थ्रेट था और चाइना पाकिस्तान जो है वो इस तरह की वेपन्स का यूज करता था, लेकिन अब सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुका है। और इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग इसीलिए डिमांड कर रहे हैं कि भैया अगर ऐसा सिचुएशन आता है, RNW का चाहे IB का कोई ऐसा रिपोर्ट आता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा वेपन यूज करने वाला है, तो फिर इंडिया को ये काम करने से रोकना नहीं चाहिए खुद को। अब देखिए ये गंभीर सिचुएशन अराइज क्यों हो जाती है कि हम ये क्यों सोचते हैं कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा इंडिया के अगेंस्ट, क्यों सोचते हैं? अगर वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रहता फिर हमें ये सोचने की जरूरत नहीं होती। जैसे चाइना के अगेंस्ट में उतना नहीं सोचते क्योंकि हमें पता है कि चाइना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है थोड़ा बहुत। पाकिस्तान के केस में हमें सोचना पड़ जाता है क्योंकि ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है। रीजन इसके पीछे है कि इसका जो कंट्रोल है वो एक आर्मी के पास है। और अब क्या सिचुएशन है कि ये जो असीम मुनीर साहब हैं ये प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। पाकिस्तान में कू होने की संभावना बहुत महीनों से हम देख रहे थे, लेकिन अब जो है वो और तेजी से बढ़ गई है। शहबाज शरीफ का जो पब्लिक प्रेजेंस है वो कम हो गया है। जो असीम मुनीर है वो यूएसए जाते हैं, सोचो PM है शहबाज शरीफ लेकिन जा रहा है ये 2-2 बार, डेढ़ महीने में 2-2 बार। अब जो है वो अपने मिलिट्री ड्रेस को भी ये नहीं पहनते हैं। और देखो अगर पाकिस्तान में कू होता है तो उसके पीछे का रेसिपी क्या है, तो रेसिपी है कि भैया इंटरनल इंस्टेबिलिटी है कि नहीं है बताओ। आज से पहले पाकिस्तान में 1971 वॉर के बाद कभी इतनी ज्यादा इंटरनल इंस्टेबिलिटी आपने कभी देखा था? नहीं देखा था। वॉर लॉसेस ऑपरेशन सिंदूर रीसेंट उदाहरण है। उसके बाद क्या होता है, ये एक परफेक्ट रेसिपी है पाकिस्तान में कू होने का और ऐसा हमेशा से हुआ है।
कैसे हुआ है भाई? तो 1958 में जनरल अयूब खान ऐसे ही करते हैं, जियाउल हक भी सेम काम करते हैं, परवेज मुशर्रफ भी ऐसा ही सेम स्टेप लेते हैं। जब पाकिस्तान में मिलिट्री का मोराल डाउन होने लगता है, फिर मिलिट्री जो है पूरे पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने लगती है। और सेम काम जो है, जैसे हमने देखा है कि पाकिस्तान में पहले भी जो फील्ड मार्शल रहे हैं, मतलब आर्मी चीफ रहे हैं, वो अपने आप को फील्ड मार्शल बना देते हैं। उसी तरीके से आसिम मुनीर भी जो है वो पाकिस्तान में अपने आप को फील्ड मार्शल बना चुके हैं और अब जो है वो प्रेसिडेंट बना सकते हैं खुद को। और चांसेस क्यों हाई हैं आप देख सकते हैं। पाकिस्तान का इकोनॉमिक मतलब तबाही हो चुका है, आईएमएफ के ऊपर में डिपेंड करता है। 74% जो पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है वो बढ़ चुका है। सिविलियन लीडरशिप शहबाज शरीफ जो है वो बहुत ज़्यादा वीक नज़र आते हैं, पपेट नज़र आते हैं। पब्लिक नैरेटिव जो है, पब्लिक प्रेजेंस जो है वो मिसिंग हो रहा है। जो आर्मी चीफ हैं वो जनरली देखा जाता है कि वही पावर ब्रोकर हैं, वही यूएसए जाते हैं, वही दूसरे देशों के लीडर से बात करते हैं। और उसके बाद चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनसे भी यही बात करने के लिए बात इन्होंने ही किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि दो फैक्शंस ऑलरेडी बन चुके हैं पाकिस्तान में कि भैया पॉलिटिकल फैक्शन एक अलग है जो कि चाइना को सपोर्ट करती है, और जो मिलिट्री फैक्शन है वो यूएसए को सपोर्ट करती है। और दोनों में टेंशन राइज हो रहा है और होगा ही। जब चाइना का ताइवान वॉर नजदीक आएगा तो ऐसा होना निश्चित है। अब देखिए बात समझ में आती है कि पाकिस्तान तो इतना ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल रहा है, इंडिया का क्या स्टैंड रहा है। तो इंडिया ने नो फर्स्ट यूज का जो पॉलिसी अपनाया था, क्यों अपनाया था? तो मैंने 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो उसके बाद इंडिया की तरफ से बोला गया कि हम जो है वो अग्रेसिव कंट्री नहीं है, हमने जो है वो इसको एक लास्ट उपाय की तरह रखा है। हम जो है वो डिटरेंस पॉलिसी को अपनाते हैं, हम किसी के ऊपर में अग्रेशन नहीं करना चाहते हैं, हम जो है वो गांधीवादी हैं, हम जो है वो नेहरूवादी हैं। और इसके पीछे जो फायदा है, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं हुआ, लोग अभी गाली देना शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फायदा बहुत सारा हुआ है इसमें। सबसे पहले ये हुआ है कि भैया अगर हम बोलते हैं कि हम नो फर्स्ट यूज का ये करते हैं, तो अभी अगर हमने ये काम नहीं किया होता तो पाकिस्तान भी अपने वॉर हेड को इंक्रीज कर रहा होता, चाइना भी वॉर हेड को इंक्रीज कर रहा होता। उसी तरीके से अब इससे थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद नेबर्स को लगेगा कि थोड़ा हम जो है मैच्योर कंट्री हैं तो वो लोग भी शांत हो जाएंगे। उसके बाद इंडिया को इससे बेनिफिट ये होता है कि हमें जो है वो एनएसजी में मेंबरशिप मिल सकता है, हमें जो है वो एमटीसीआर में इसी की वजह से जो है वो मेंबरशिप मिला है। पर इसके बारे में मैं एक स्कैम बताऊंगा आपको, बस इससे पहले एक बार ये देख लेते हैं। उसके बाद इस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की वजह से ही 2008 में यूएसए के साथ हमारा न्यूक्लियर डील होता है, जिसके बाद हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, फ्रांस जैसे देशों से हाईटेक रिएक्टर्स, यूरेनियम को इंपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे हमने किया ना, इसके बाद जो है इंडिया जो है वो $multi billion साइन करता है फ्रांस के साथ, रशिया के साथ। और इससे जो हमारा डोमेस्टिक हमारा जो यूरेनियम का जो हमारे यूरेनियम के ऊपर में हमारा जो डिपेंडेंस था वो कम हो गया। अब हम दूसरे देशों से भी मंगा सकते हैं। अब देखते हैं कि 2008 के बाद जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट पहले 50% कैपेसिटी पे चलता था, अब जो है वो 80% कैपेसिटी पे चल गया। लेकिन ये सब एक स्कैम है। कैसे स्कैम है? देखो फायदा बहुत अच्छा हुआ है, नो डाउट, लेकिन अब ये सोचिए ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा अच्छा नहीं बनता है क्या? कनाडा तो वैसे भी अभी नहीं बन रहा है, रशिया तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। उसके बाद फिर जो यूएसए के साथ उनके जो रिलेशंस खट्टे हो रहे हैं, उसके वजह से इंडिया के का साथ रशिया कभी नहीं छोड़ेगा, फ्रांस के साथ भी मनमुटाव है। तो मुझे लगता है ऐसा कि, और उसके बाद कितना मतलब 50% से 80% हुआ है हमारा। उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि ये एमटीसीआर का तो बेनिफिट है। एनएसजी जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हम शामिल होने की बात कर रहे थे, चाइना जो है हमेशा रोक देता है हमें कि भैया एनएसजी में जो है वो इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमें दो ऑप्शन था, एमटीसीआर और एनएसजी, हमें एनएसजी मिला ही नहीं, एमटीसीआर मिला। एमटीसीआर में हमें क्या फायदा है कि हम जो है वो जो लॉन्ग रेंज मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, 300 किलोमीटर से ज्यादा की टेक्नोलॉजी जो है वो हम दूसरे देशों से, मतलब ये अलाउ कर दिया इंडिया को कि हम जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल का जो टेक्नोलॉजी है वो हम दूसरे देशों से जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। और हमने किया भी है, और साथ में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल हम बेच सकते हैं फिलीपींस को, जैसे कि हम बेच रहे हैं, और भी देशों को हम जो है वो बेच सकते हैं। पर आप ये सोचिए ना कि क्या, और इससे जो है वो बेनिफिट हमारे इसरो को भी मिला है। ठीक है, इसरो को हमारे बेनिफिट बहुत ज्यादा मिला है। हम जो स्पेस प्रोग्राम कर पाते हैं वो इसी एमटीसीआर के बेनिफिट की वजह से कर पा रहे हैं। पर अब का जो सिचुएशन है, जो इक्वेशन है वर्ल्ड का, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और इसी वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसको जो है वो वापस से रिकंसिडर करना चाहिए। रीजन इसके पीछे ये है कि भैया चाइना सिर्फ पेपर पे लिखा है, और हम ये नो फर्स्ट यूज कर रहे थे कि भैया जो चाइना है वो भी अपने वॉर हेड को इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन चाइना जो है 2030 तक, ये यूएसए का जो डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है उनके द्वारा कंफर्म किया गया है कि 2030 में जो चाइना है उसके पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास 170 है, सोच सकते हो, इंडिया से ज्यादा है। वही नो फर्स्ट यूज का यही हमारे फायदा हो रहा है। उसके बाद जो बड़े बड़े कंट्री है ना, यूएसए, रशिया, इजराइल, सभी, फ्रांस, सभी देशों में से किसी एक देश ने भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ एक इंडिया ही इकलौता है जो कि इस तरह की मानवतावादी, इस तरह की गांधीवादी सोच को आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इससे फायदा क्या?
जब यूएसए जैसा देश अपने देश को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकता है पाकिस्तान को मतलब इंडिया को धमकाने के लिए, फिर भी हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है, बहुत अगर बेनिफिट मिल भी रहा है तो वो बहुत मिनिस्क्यूल लेवल पे है। और सोचिए कि किस रीजन से हम ये काम कर रहे हैं। अगर हम नो फर्स्ट यूज को त्याग देंगे ना तो फिर पाकिस्तान जो है वो थर थर कांपने लगेगा। और नो फर्स्ट यूज हम अपना रहे हैं, कल को अगर पाकिस्तान हमारे जो कि कर सकता है, क्योंकि अब जो है पाकिस्तान को ये चीज लग गया है कि भैया मोदी जो है ना वो ऐसे नहीं छोड़ने वाला है। अगर हम कुछ करेंगे ना तो मोदी उसका जवाब देगा, इंडिया की तरफ से जवाब आएगा। देखो, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं रहता हूं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे लगता है कि नहीं यार, इस चीज को लेकर के जो एक्टिवली है वो बोलना पड़ेगा। और वही सेम सिचुएशन इंडिया के साथ अभी है। अभी तो पाकिस्तान को पता है कि अब जो हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहे थे ना वो अब नहीं हो पाएगा, इसीलिए इंडिया को ये कंसीडर करना पड़ेगा। अगर नो फर्स्ट यूज हम त्यागते हैं तो इससे पाकिस्तान के ऊपर में डायरेक्टली प्रेशर आएगा, पूरी दुनिया के ऊपर में प्रेशर आएगा कि भैया अगर इंडिया इतने दिन से नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अडॉप्ट किया था तो उसके छोड़ने के पीछे का कारण क्या है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेट द वर्ल्ड नोज व्हाट इंडिया थिंक्स, कि अगर इंडिया को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिजेक्ट करना है, छोड़ना है, तो क्यों छोड़ना होगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए कि इंडिया को ऐसा लगे कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकता है इंडिया के ऊपर में, तो क्या इंडिया को स्टेप्स लेने होंगे। क्योंकि हमारे राजनाथ सिंह ऑलरेडी कह चुके हैं, जो बीत गई सो बात गई। जो हमने बोल दिया नो फर्स्ट यूज के बारे में वो जाने दो, उसको मत सोचो। आने वाले टाइम में सिचुएशन बताएगा कि हमें जो है वो न्यूक्लियर वेपन यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम उस डॉक्ट्राइन के हिसाब से नहीं चलेंगे। बोलने के लिए बोल दिया हमने, पर अगर हमें लगेगा कि पाकिस्तान अटैक करेगा हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से, तो हम उसके अटैक का वेट नहीं करेंगे। हमारे करोड़ों लोगों की जान की बाजी जो है हम अपने सिद्धांत को आगे रख करके नहीं करेंगे। बाकी आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।